नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स फॉर भारत। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का 80-20 का फॉर्मूला सच साबित हुआ? आज राष्ट्रवाद में आंकड़ों के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और इस बात का विश्लेषण भी होगा कि क्यों योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए विपक्ष का धर्म जाति वाला समीकरण या तो चला नहीं या उसका असर बेहद कम रहा। उत्तर प्रदेश में अब की बार का चुनाव बाइपोलर हुआ और इसी का नतीजा था कि बीजेपी को टैली 2017 के मुकाबले कम सीटें आई, जबकि उसका वोट बैंक 2017 के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का गहरा विश्लेषण करने के लिए यूपी की जातियों को वोट पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातियां चुनाव के नतीजे को प्रभावित करती हैं। मैं अब आपको सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के आधार पर यूपी में जातियों का वोटिंग पैटर्न अब समझाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहां क्या कुछ परिस्थितियां रही। तो देखिए, ये वो सर्वे है, ये वो पैटर्न है और ये वो ग्राफ है जो हम आपको बता रहे हैं। ये 2022 के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में किस जाति का वोट किसे मिला, तो यहां पर आप देखिए ब्राह्मण। ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 7% वोट बैंक ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में है। अब इस फिगर पर गौर करिए, ये बीजेपी का है फिगर और 89% वोट बैंक ब्राह्मणों का बीजेपी के पाले में गया है। समाजवादी पार्टी पर आप फोकस करेंगे तो ब्राह्मणों का वोट बैंक सिर्फ 6% समाजवादी पार्टी के पास गया है। बीएसपी, ये देखिए, शून्य सन्नाटा यहां पर नजर आ रहा है, जबकि कितनी तैयारी बीएसपी की तरफ से की गई थी। सतीश चंद्र मिश्र को काफी जिम्मेदारी दी गई थी, ब्राह्मण सम्मेलन कराए गए थे, लेकिन असर नहीं हुआ। कांग्रेस सिर्फ 1%। ये हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक, जो कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों की नाराजगी है और वो नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए, ये है राजपूत ठाकुर वोट बैंक और ये भी ब्राह्मणों के बराबर 7% की हिस्सेदारी रखता है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश के अगर वोटों को देखा जाए तो 7% राजपूत ठाकुरों का वोट बैंक है। अब यह कहा जा रहा था कि बीजेपी से थोड़ी बहुत नाराजगी इनकी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर देखिए 87% वोट परसेंटेज बीजेपी के पास गया। ये आंकड़े को आपको ध्यान से देखना होगा। ठाकुरों का वोट बैंक 87% बीजेपी के पास गया है। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को देखिए सिर्फ 7%। ये वो फिगर है, ये वो आंकड़ा है जिसको आप देख के समझ जाएंगे। सिर्फ 7% वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास गया, बीएसपी के पास 2%, पिछली बार से भी कम। और कांग्रेस वही नतीजा 1% रहा। उसके बाद वैश्य की बात करते हैं, जो कहा जाता है ज्यादातर व्यापारी वर्ग आते हैं। हमने ये देखा, कोरोना में लॉकडाउन लगा, बहुत से व्यापारियों को नुकसान हुआ, धंधा चौपट हुआ, तो ये भी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये भी बीजेपी से नाराज है। तो जरा इनको भी देख लीजिए, 2% की हिस्सेदारी वोट बैंक में, 83% ये गया है बीजेपी के पास। ये आंकड़ा समझिए, आप A to Z सब समझ जाएंगे कि कहां पर कौन माहौल बना रहा था, वोट परसेंटेज क्या रहा। अब उसी के बाद 12% ये गया है समाजवादी पार्टी के पास। वैश्यों का वोट बैंक की बात की जा रही है। 1% बीएसपी, 1% कांग्रेस। उसके बाद और आगे बढ़ते तो ये भी आप समझिए, अन्य सवर्ण वर्ग जो कहा जाता है कि बीजेपी के साथ में रहा है, 2% इनकी भी हिस्सेदारी है और इसमें भी बीजेपी ने अच्छी खासी लीड हासिल करी है। 78% गया है बीजेपी के पास, 17% ये गया है समाजवादी पार्टी के पास, 1% बीएसपी के पास और 2% कांग्रेस के पास। आगे और आइए, बहुत अहम है ये जानकारी आपके लिए। अब आप देखिए, जाट वोट की बात की जाती है। यह कहा गया था जो किसान आंदोलन हुआ है और आरएलडी समाजवादी पार्टी एकजुट हो गए हैं, तो जितने भी जाट हैं वो बीजेपी की खाट खड़ी कर देंगे, वो बीजेपी से अलग चले जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे पश्चिम में, जाटलैंड जिसे कहा जाता है। तो ये देखिए, 2% वोट बैंक की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में है और यहां पर भी 54% बीजेपी के पास गया है और यह पिछली बार से ज्यादा का आंकड़ा है। 2017 से देखा जाए तो ज्यादा का आंकड़ा है। 54% जाटों ने बीजेपी का साथ दिया और समाजवादी पार्टी के पास गए। ये देखिए क्या आंकड़ा लिखा है, 3 पे 3 यानी 33% समाजवादी पार्टी के पास गए और ये
कम हुआ है। ये आंकड़ा हम यहां पर आपको बता रहे हैं। बीएसपी के पास ये वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ा है पिछली बार के हिसाब से। बीएसपी के पास 12% जाटों ने बीएसपी को वोट दिया है सीएसडीएस लोक नीति के हिसाब से, ये आपको बता रहे हैं। उसके बाद बात आती है यादव वोट बैंक की। तो यादव वोट बैंक की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को यहां पर नहीं भूल सकते। तो देखिए टोटल हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में 11% है यादव वोट बैंक की, 11% हिस्सेदारी है। और इसमें बीजेपी के पास गया महज 12%। ये वो आंकड़ा देखिए, यादव वोट बैंक बीजेपी के पास गया महज 12%। समाजवादी पार्टी ने यहां पर बहुत अच्छी बढ़त निकाली, साइकिल यहां पर सर पर दौड़ी। और देखिए 83% यादव वोट अखिलेश यादव, यानी साइकिल देखी बटन दबा दिया। उसके बाद 2% ये गया है बीएसपी के पास। और कांग्रेस की बात करें तो 1%। प्रचार बहुत किया था लेकिन कुछ ज्यादा फायदा मिला नहीं कांग्रेस को। अब मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो ये देखिए ये मुस्लिम वोट बैंक है। अब इनकी हिस्सेदारी क्या है उत्तर प्रदेश में? 19%, यानी बड़ी हिस्सेदारी यहां पर रखते हैं 19%। और ये बीजेपी के पास कितना गया? 8। ये बीजेपी का है, ये 8%। समाजवादी पार्टी को देखिए 79% वोट बैंक मुस्लिमों का ये समाजवादी पार्टी को मिला है। और यहां पर बहुत अच्छी बढ़त इन्होंने बनाई है। बीएसपी की देखा जाए तो 6% और कांग्रेस को देखें तो 3%। यहां पर बीजेपी को कम मिला लेकिन पिछली बार से ये भी ज्यादा रहा। ये वो आंकड़ा है जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अब देखिए यूपी में किस जाति का वोट किसे मिला, ये जो आंकड़ा है अब 2017 से हम आपको कंपेयर करते हैं। अभी हमने इससे पहले आपको क्या बताया? सिर्फ 2022 का बताया। अब कंपेयर कर लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ जाएंगे किसने बढ़त बनाई और किसको घाटा हुआ। तो ये देखिए 7% ब्राह्मण वोट बैंक की बात की जाती है तो 2017 में बीजेपी को 83% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। तो वहीं आप देखेंगे 2022 में 89%, यानी ये बढ़ गया, 6% बढ़ गया। ये आपको दिखाया। समाजवादी पार्टी को आप देखिए 2017 में 7% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। ये वाला आंकड़ा देखिए 7%। और 2022 में ये हो गया है 6%। ये ब्राह्मण वोट बैंक की बात की जा रही है। पूरा कंपेयर करके आपको डिटेल बताएंगे, समझना बहुत जरूरी है। नजर आप यहां पर रखिए। राजपूत ठाकुर वोट बैंक 7% की हिस्सेदारी, जैसा कि आपको बताया 2017 में बीजेपी को ये 70% मिला था और 2022 में ये 87% हो गया, यानी 17% की बढ़त 2022 में हो गई है। अंतर आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए 11% मिला था 2017 में, लेकिन 2022 जब चुनाव हुए तो वो घटकर रह गया 7%, 4% की कमी आई। इसके आगे बढ़ते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये वैश्य समाज 2% की हिस्सेदारी इनकी भी है और 71% 2017 में मिला। तो बीजेपी को 2022 में 83% यहां पर मिला, यानी यहां पर भी 12% की बढ़ोतरी हुई है। समाजवादी पार्टी को देखिए 11% 2017 में मिला था तो 2022 में 12% की बात यहां पर की गई है। ये आपको बता रहे हैं। अन्य सवर्ण वर्ग का भी आपको बता देते हैं 2%। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बेहतर तरीके से बारीकी से आपको बताएंगे, विश्लेषण भी करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, जो दावे किए जा रहे थे वो दावे क्यों पलट गए। ये देखिए जाट वोट, जिसके बारे में बहुत सी बातें की गई, अब कंपेयर करते हैं सिर्फ जाट वोट। देखिए 2%, 2017 में बीजेपी को यह मिला 38%, 2017 में 38%, लेकिन 2022 में बढ़कर कितना हो गया? 38 से 54% हो गया। ये नाराजगी थी, ऐसी नाराजगी रहे तो बीजेपी को तो अच्छी लगेगी, ऐसी नाराजगी की वोट बैंक उनका बढ़ गया जाटों का। उसके बाद समाजवादी पार्टी को देखिए जो 2017 में 57% जाटों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। 2022 में आप देखेंगे तो 57 से घटकर वो कितना हो गया है? 33%। और क्या कहा जा रहा था? नाराजगी है। यादव वोट बैंक की बात करें 11% है और 2017 में बीजेपी को यह 10% मिला था। 2022 में 2% बढ़कर यह हो गया है 12%। समाजवादी पार्टी देखिए यहां पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है और बहुत तेजी के साथ बनाई है। ये देखिए 68% उनको मिला था 2017 में और बढ़कर 2022 में हो गया 83%। सबसे आखिर में क्या बताया था? वो बोलते ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा 19% ओवरऑल अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में वोटर्स के उसमें तो 6% बीजेपी का 2017 में था, 2022 में बढ़कर कितना हुआ? 8%, 2% यहां पर बढ़ गए। अब समाजवादी पार्टी को देखिए 46% मिला था 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया? 79%। और इसीलिए वो कहा जा रहा था
कि MY फैक्टर ये काम करेगा। तो आपने वोटिंग पैटर्न के आंकड़ों के जरिए समझा, आपने पूरा वोटिंग पैटर्न आपको समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा था कि 80% लोग उनके साथ हैं, और इस बयान का मतलब यह निकाला गया कि 19% मुसलमान वोटरों को एक्सक्लूड कर वो ध्रुवीकरण का खेल खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने 80-20 के फॉर्मूले को एक स्पष्टीकरण के साथ समझाने की कोशिश भी की थी। सुनते हैं कि टाइम्स नाउ ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। तो ये जो 80-20 आपने कहा था, हाँ मैं कह रहा हूं ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। तो ये 20 मुसलमानों के लिए है? देखिए आप जो समझे, लेकिन मेरा मानना है 80% लोग जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की समृद्धि, प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और प्रदेश के सभी तबके के लिए संवेदनशील हैं, उनके विकास और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं, वे 80% एक तरफ होंगे। जो प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले पेशेवर दंगाई, माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के हितैषी हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके मुकदमों को वापस लेने की पैरवी करते हैं, वे एक तरफ होंगे। तो ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये लड़ाई 80-20 की होगी। एक तरफ सकारात्मक ऊर्जा, एक तरफ नकारात्मक ऊर्जा। तो आज के कुछ सवाल भी हैं और राष्ट्रवाद में उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। पहला सवाल, सकारात्मक वोट हासिल करने का योगी का दाव क्या कामयाब रहा? दूसरा सवाल, योगी को ब्राह्मण विरोधी बताने वाले क्या पूरी तरह से नाकाम हो गए? तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तीसरा सवाल ये कि अखिलेश का गैर यादव ओबीसी कार्ड नहीं चल पाया। चौथा सवाल यह कि किसान आंदोलन का चुनावी असर क्या नहीं हो पाया? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे हम करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुधीर दुबे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और शांतनु गुप्ता जी पत्रकार, पहले ही आपसे रूबरू करा चुका हूं, ये हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, कुछ आंकड़े हमने यहां पर बताए, आपने भी बहुत गौर से सुने होंगे और देखे भी होंगे, समझे भी होंगे। दावे आप लोगों की तरफ से बहुत सारे किए जा रहे थे। तो क्या सबसे पहला सवाल सीधा सटीक जो हमने यहां पर आपको दिखाया, सकारात्मक वोट हासिल करने का योगी का दाव क्या यहां पर कामयाब हुआ? और जो ब्राह्मण विरोधी एक बनाने की बात की जा रही थी, क्या वो नाकाम हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 80-20 का फार्मूला जो बताया, हाँ। तो जब इन्होंने शुरुआत में 80-20 कहा था तब इन्होंने उसके मायने कुछ और समझाए। अच्छा। बाद में फिर जब इस बात पे चर्चा होने लगी तो उन्होंने मायने कुछ और समझाए। अब ये क्या हुआ है कि भाई जब चुनाव जीत गई है भारतीय जनता पार्टी तो उसके मायने कुछ और समझा रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था, ये मीडिया के द्वारा किया गया था। जैसे कि अखिलेश जी आएंगे तो अखिलेश जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम से बदहाल हो जाएगी। अच्छा। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनके राज्य में बिल्कुल राम राज्य था, कानून व्यवस्था एकदम बिल्कुल सही थी? तो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था मीडिया के द्वारा। समाजवादी पार्टी तो केवल उत्तर प्रदेश के जनहित के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में थी और भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान और बुलडोजर को लेकर के चुनाव मैदान में थी। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। नहीं, अब सुधीर जी की समझ में समस्या है तो वो अपनी समझ के सबका विस्तार करें। ये कह रहे हैं कि 80-20 का मतलब हमने पहले कुछ और समझाया था, बाद में कुछ और समझाया था, आप कुछ और समझा रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल ठीक समझा था और उत्तर प्रदेश की जनता को जो हमने समझाया था वो उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई और इसीलिए प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ और आज आप विपक्ष में जाकर के बैठे हैं। मैं मानता हूं इस जनादेश का सम्मान करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश हमें दिया है उसका हम सम्मान करते हुए जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं उनको जिस तरह से हमने लागू करने का काम किया, वहीं हमें बहुत मजबूत विपक्ष आपकी पहरेदारी करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने हमें भी सौंपा है। आप ये मत भूलिए।
नहीं आप करिए, बिल्कुल पहरेदारी करिए, किसने मना किया है? 5 साल अगर पहरेदारी की होती तो शायद आज कुछ आपको अवसर मिल पाया होता। पिछले 5 वर्षों में हाथ पर हाथ भरे बैठ करके केवल प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने का आप काम कर रहे थे। अच्छा सुनिए, आप सुना करिए भाई, अभी बड़ा संकट है, आप लगातार बहुत सारे सवाल है, वो तो हम यहाँ पर पूछेंगे, लेकिन कांग्रेस के मित्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशिक जी बहुत स्वागत है आपका। कौशिक जी, साम दाम दंडभेद सब अपना लिया गया था, आप लोग बेहतर प्रचार भी कर रहे थे, जनता के बीच भी जा रहे थे, प्रियंका गांधी ने भी काफी प्रचार किया, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 97% आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस तरह की अप्रत्याशित बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसा हमने सोचा नहीं था। क्योंकि हमें लगता था कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों की बात होगी, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई गुंडागर्दी है, और जो वहाँ का माहौल है जिसमें लोगों के लिए व्यापार करना मुश्किल था, कोरोना से पीड़ित लोग थे, गरीब लोग थे, और महिलाओं को जो हमने आगे बढ़ाने की बात कही थी, हमें पूरी उम्मीद थी कि जनता हमारा साथ देगी। नहीं तो कौशिक जी एक चीज बताइए, आपने कहा व्यापारियों को दिक्कत थी, व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, आपने कहा कि बाकी लोगों को सुरक्षा को लेकर दिक्कत थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया, तो ये जनता के मन में था या विपक्षी दल बना रहे थे इसे? यही तो मुद्दा है, जानना चाहते हैं। नहीं, ये जनता के मन में भी था, लेकिन हुआ ये एकदम से क्या हुआ इसके बारे में आपको बताता हूँ। हाँ। लोगों के दिमाग में डाला गया केवल हिंदू मुस्लिम। अच्छा। जैसे सबूत के तौर पर आपको बताता हूँ, भाजपा ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दी, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान भाजपा में ऐसा नहीं था कि जिससे भाजपा टिकट देती, लेकिन लोगों के दिमाग में डाला गया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की रक्षा कर सकती है, अगर भाजपा नहीं आई उत्तर प्रदेश में तो यहाँ मुस्लिमों का शासन हो जाएगा। शांतनु जी कैसा है? नंबर 2। हाँ, शांतनु जी कैसा है? देखिए हिमांशु भाई, समाजवादी पार्टी से इतने मुस्लिम विधायकों का चुनकर आना, हाँ, और भाजपा द्वारा आज भी ये प्रचार किया जाना कि देखिए मुसलमानों को का सपा से इतनी तादाद में जीत कर आना, अगर ये लोग फिर से सत्ता में सक्रिय रहे तो निश्चित। कौशिक जी, कांग्रेस के साथ में वही दिक्कत है जो आपके साथ में है, दूसरे दलों के बारे में सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से इतने जीत किया है, थोड़ा कांग्रेस भी अगर करते तो बहुत सुनिए ना, कुछ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, हम इस तरह के जातिवाद में भरोसा नहीं रखते, हमने बात महिलाओं की की, समाज की 36 बिरादरियों की, लेकिन ठीक है चलिए, लेकिन पूरी तरह से जनता ने नकार दिया आपको, ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अब बदलाव करिए, थोड़ा अगली बार ट्राई करेंगे मेहनत से, तो हमें भी अच्छा लगेगा। शांतनु जी, ये जो विश्लेषण की बात की जा रही है, 80-20 की बात की जा रही है, क्या योगी जी कहना चाह रहे थे, क्या विपक्ष ने समझाया और क्या जनता ने समझा, जरा ये बताइए कौन सफल हुआ? देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं टाइम्स नाउ नवभारत को बधाई दूंगा। मैंने नाविका जी के साथ, सुशांत जी का जब भी शो करे, आप लोग डेटा से शुरू करते हैं बात, जिससे कोई मतलब इधर की उधर की नहीं चलती, और 80-20 को आज आपने आंकड़ों से दिखा दिया। जितने भी आपने समुदाय बताए उसमें कमूमन 70-80% वोट भाजपा को जा रहा है, और वही 80-20 योगी आदित्यनाथ बताना चाह रहे थे। और पूरी डिबेट में 20 मिनट से सुन रहा हूँ, पहली बार अगर मैं हिंदू मुस्लिम सुनाई दिया तो मुझे कौशिक जी के मुंह से सुनाई दिया। देखिए फील्ड पे हम लोग सब लोग 2-3 महीने से घमासान डिबेट कर रहे हैं। मुझे 4-5 डिबेट में बुलाया जाता था, मुझे लगता था ये तो डिबेट ही नहीं है, लेकिन टीवी पर डिबेट होती थी। पहली डिबेट होती थी किसान आंदोलन है, भाजपा को वोट ही नहीं मिलेगा, भाजपा के विधायक को जाने नहीं दिया जा रहा है पश्चिम। आपने देखा अभी पश्चिम में क्या हुआ, आपने देखा जाटों ने क्या करा, वो आपने देख लिया। मतलब वो केवल एक फेक नैरेटिव था, बनाया गया, ढह गया पूरे। जब मैं जमीन पे जाता था सुनाई देता था कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बनाया गया। उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खीरी वो इंसिडेंट थे, लेकिन वो स्ट्रे इंसिडेंट थे, उन पे पूरा लॉ एंड ऑर्डर खड़ा गया, वो ढह गया। पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरा विश्व खुश है कि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। वो कह रहे हैं कि वो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी कि वहां पे लैंड का विवाद हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक मोमेंट पे अपने जो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव खुद उसका प्रे हो गए। मेरे ख्याल से जीने लगे, वो उस झूठ को जीने लगे और सोचने लगे 400 सीट आएंगी, 400 सीट आएंगी, और आज उनके झूठ का सामना करना पड़ रहा है उनके, और वो जितनी सीटों पे उतनी सीटों पे है। अच्छा ठीक है, ये लेकिन ये समाजवादी पार्टी से बहुत जानना जरूरी है। सुधीर जी से जो आपने जिक्र किया, जाटलैंड की बात की जा रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही थी कि चुनावों की शुरुआत हुई और दावे ऐसे थे कि शुरुआत में ही हमने इतनी बढ़त बना लिया कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। सुधीर जी, ये आंकड़ा जो हमने बताया जाट वोट का, उसमें यह है कि पिछली बार से बीजेपी की तो काफी बढ़ गई, लेकिन आपकी घट गई। ऐसा कैसा गठबंधन हो गया आपका? देखिए, चुनाव से पहले बातें कुछ और होती है, और चुनाव का जब रिजल्ट आता है तब उन सब चीजों पे विचार किया जाता है। हाँ। हिमांशु जी, मैं शांतनु गुप्ता जी से केवल 2 बातें जानना चाहता हूं। जी बताएं।
कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 80% वो लोग होंगे जो कानून के और सुरक्षा व्यवस्था के और देश के राष्ट्र के हित में बात सोचेंगे, और 20% वो होंगे जो इसके उल्टा सोचेंगे। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि 41% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर 59% लोग ऐसे हैं कि जो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, जो राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखते, जो महिला सुरक्षा की बात नहीं सोचते, जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं है? मैं ये बात समझना चाहता हूं। दूसरी बात एक और है कि जैसे लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, किसान आंदोलन हुआ, लगभग 700 किसानों की हत्या हुई और लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी वो सब ठीक थी, और जो ये मुद्दे थे किसान आंदोलन के, ये बिल्कुल गलत थे? तुरंत जवाब ले लेते हैं शांतनु जी। देखिए, दोनों मुद्दे पे आते हैं। लखीमपुर खीरी हमने डिबेट करी, मैं एक शब्द में बताऊंगा। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं नकारा। इन्होंने कहा मंत्री के बेटे पे एफआईआर नहीं होगी, चौथे दिन एफआईआर हो गई। मंत्री का बेटा कभी अरेस्ट नहीं होगा, चौथे दिन वो अरेस्ट भी हो गया, 5वें दिन। तो लेकिन मंत्री जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, देखिए मंत्री को इस्तीफा, मतलब ऐसे तो फिर मुलायम सिंह यादव सब जेल में पड़े रहेंगे। अगर परिवार का एक व्यक्ति कुछ कर दे तो पूरा परिवार जेल में डाल दे। पता नहीं कौन सी वकालत आपने कहां पढ़ी है। ऐसे नहीं चलता है देश, कोई लाला रिपब्लिक नहीं है। तो ऐसे मुद्दों को बनाया गया कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था आज है लड़के गलती करेंगे तो जेल में जाएंगे। लोगों को दिख गया कि भाई मंत्री का बेटा भी आज जेल में जाता है, मंत्री का बेटा भी कटघरे में खड़ा रहता है। ये लोगों को साफ दिख रहा था। अच्छा ठीक है, इनके सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा था सुधीर जी, वो आपने नहीं बताया कि जयंत चौधरी जी के साथ ऐसा कैसा गठबंधन कर लिया कि आपका जाट वोट और कम हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो एक और समझ लीजिए आप, अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है और एक चुनाव में लगे हुए अधिकारी, देखिए जो आपसे पहले पूछ रहा हूं, पहले वो बता दीजिए, उसके बाद फिर दूसरी बात आपकी कंटिन्यू करूंगा। वो भी तो एक कारण हो सकता है कि जो मशीनों की अदला बदली हुई है उस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को और माननीय उच्चतम न्यायालय को। जाट वोट बैंक अगर कम हुआ आपसे खिसक के, अच्छा तो वो बीएसपी की ओर बढ़ गया, जाट वोट बीएसपी की तरफ बढ़ गया, आपका कम हो गया। ये कैसी मशीनों का चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुई है, अभी 2 दिन हुए, 2 दिन में सारी बातें निकल के आ रही है। अभी आने वाले समय में और चीजें निकल के आएंगी। ये जब जनता कोई फैसला देती है उसे सराखों पर अगर बिठाया जाए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम इससे सीखेंगे, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं, और आप ईवीएम गड़बड़ी की बात कह रहे हैं। ये तो विरोधाभासी बात हुई भाई। अरे भाई, जो ऑडियो जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की बात मानेंगे आप सारी? सोशल मीडिया की ही सारी बात मानते हैं? सोशल मीडिया की बात देख के ही तो अखिलेश यादव जी ने आरोप लगा दिया था कि ईवीएम वहां पर पकड़ी गई है। उस ऑडियो का खंडन आना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर कहां जांच हो रही है उस पर? लेकिन जांच होने तब तक तो आप यहां पर अपनी बात रखेंगे ना कि जाट वोट बैंक सरक गया, बाकी जगह पर आपका वोट खिसकता चला गया, उस पर आप बोलिए। और जिसमें चुनाव में जो जिसकी ड्यूटी है वो अधिकारी अपने किसी मातहत से या अपने किसी सीनियर से बात कर रहा है, राकेश त्रिपाठी जी से लूंगा। राकेश जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है तो ये अधिकारियों ने किया है, ये ईवीएम ने किया है, और जनता के मैंडेट के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये किस तरह की राजनीति, और इस पर आपका रिएक्शन प्लीज। मैं मानता हूं ये ऐसे ही जनादेश को ठुकराते रहें, ऐसे ही जनादेश का अपमान करते रहें, इनकी और दुर्दशा होना बिल्कुल अवश्यंभावी है। जिस तरह से तमाम इन्होंने प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, इसको मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कहते रहे कि जाट नाराज है, किसान नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, तरह तरह के जातिवाद के खांचे करते रहे, तरह तरह के ऐसे नए मुद्दे बनाते रहे जिनके आधार पर इनको लगता था, मुगालता था कि ये सरकार बना लेंगे, लेकिन वो सारे मुगालते धाराशायी हो गए। मैं एक रोचक तथ्य का उल्लेख करूं कि राकेश टिकैत, जिनके दम पर इनको लग रहा था कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनके दम पर आ जाएगा, उनके अपने बूथ पर 521 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और 185 वोट आरएलडी को मिले हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जो लड़ रहे थे। स्पष्ट है कि जितने भी तरह की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स आप कर रहे थे उसको जनता ने खारिज कर दिया, क्योंकि हमने आंकड़ों के साथ जनता के बीच में सामने रखा था कि 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं अखिलेश यादव जी की सरकार खरीदती है और योगी आदित्यनाथ जी की 5 वर्ष की सरकार 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम करती है 1 वर्ष में। स्पष्ट हो जाता है
कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसान उपेक्षित था, बदहाल था, बेहाल था, और कैसे योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव ने प्रयास किए हैं। सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करना हो, या एमएसपी पर ज्यादा खरीद करना हो, या गन्ना मूल्य भुगतान कई गुना ज्यादा करना हो, स्पष्ट था। इसी वजह से गांव हो के किसान हो या नौजवान हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। लेकिन अभी भी ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कहावत बदल गई, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे की कहावत बदल करके अब हो गया कि खिसियाया विपक्ष ईवीएम नोचे। ये ईवीएम नोचने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा, आने वाले चुनाव जो है, उन चुनावों की तैयारी करिए, जनता के साथ जुड़िए, ये माफियाओं का महिमा मंडन करना बंद करिए। विजय कौशिक जी, इसमें आप भी शामिल हैं क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनता ने जो फैसला किया, आप उसे स्वीकार करते हैं या आपको भी लगता है कि ईवीएम में फेरबदल, पीठासीन अधिकारी पर दबाव था या कोई गड़बड़ी हुई है? देखिए, जनता ने जो फैसला दिया है वो हमें स्वीकार है, लेकिन हमें देश में इस तरह की राजनीति कतई स्वीकार नहीं है कि जहां देश में मुद्दों की राजनीति की जगह केवल जातिवाद की राजनीति हो कि अगर कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर नहीं बनेगा, कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों का राज हो जाएगा। जो इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, एक दिन आप देखिएगा जनता इनका किस तरह का हश्र करेगी। क्योंकि ये बात करते हैं जुमलों की, तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, अच्छे दिन लाने का वादा किया था। देश में अच्छे दिन कहाँ हैं? महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बेरोजगारी से बुरा हाल है, आप हर तरफ देख लीजिए। नहीं कौशिक जी, अंत में तो जनता का फैसला सर्वोपरि होता है ना। जनता किसको पसंद कर रही है, जनता कुछ देख के इतना वोट दे रही होगी ना। तो ये चीज, ये खूबियां आप अपने में क्यों नहीं ला पा रहे? ये अपने आलाकमान को क्यों नहीं बताते हैं कि हमें बदलाव की जरूरत है? देखिए, अगर पार्टी हाईकमान इतनी भी बात को नहीं जानती तो बताने से क्या होगा? पार्टी हाईकमान, यानी आपकी पार्टी हाईकमान इन बातों को नहीं समझ रही है, आप खुद कह रहे हैं? बिल्कुल ना, मैंने ये कहा है कि हमारी पार्टी सब कुछ जानते हुए इस तरह की ओछी राजनीति कभी नहीं करेगी। हमने इस देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी, हमने इस देश के विकास की लड़ाई लड़ी, हमने इस देश में जातिवाद से परे हर जाति के विकास और फिर उसके बाद फिर कौशिक जी, आप लोगों की जो लड़ाई लड़ने की आदत है वो इतनी आगे बढ़ी कि आपस में ही लड़ के कांग्रेस को खत्म कर दिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल कि गुटबाजी से हमें नुकसान हुआ है। चाहे हम बात उत्तराखंड की करें, चाहे पंजाब की करें। और मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारा संगठनात्मक ढांचा आज भी कमजोर है। तो बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो एक नई उम्मीद जगी है, हम कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो पार्टी हाईकमान के द्वारा पूरी की। शांतनु जी, एक बात बताइए कि बहुत से आरोप ये भी लग रहे हैं कि AIMIM, BSP ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई है। जैसे अभी कह रहे थे सुधीर दुबे जी कि ये सब वोट का समीकरण इधर उधर किया गया है, कहीं BSP को पहुंचा दिया, कहीं सपा का हटा दिया। ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसी बातें? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं और मैंने एक ब्लॉक उठा के यहाँ रख दिया, दूसरा ब्लॉक उठा के ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है। AM को इतना कम वोट आया है, उनका तो नोटा से कम वोट है हर सीट पे। AIMIM उसके बारे में एक आंकड़ा मैं दे दूं, आंकड़ा बता दीजिए। AIMIM का आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ा ओवैसी की पार्टी ने और 99 पर जमानत जब्त हो गई। और हिमांशु भाई, लोगों को बताता हूँ, जमानत जल्दी आसानी से नहीं होती है। आपको 1/6 जितने ओवरऑल पोल वोट हुए हैं उससे 1/6 भी वोट ना आए आपको। तो जैसे मैं नाम बताता हूँ, चंद्रशेखर रावण, मतलब चंद्रशेखर रावण पे मैंने कम से कम 50 डिबेट करी है। वोट आया उनको 7000। मतलब ऐसे लोगों में डिबेट और समय क्यों खर्च करते हैं? देखिए, और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए ईवीएम के प्रोसेस को प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ दुबे जी, उसे अब कोसना छोड़ दीजिए। भारत का इलेक्शन कमीशन 2 दर्जन से भी ज्यादा देशों का कंसल्टेंट, आपको बात बताएं, जब इलेक्शन कमीशन जाता है वहां पर कराने, ईवीएम के प्रोसेस में ऐसी 8 जगह हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति साइन करता है। समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने साइन करा है। चाहे ईवीएम स्टार्ट होती है, टेस्ट होती है, सील होती है, स्ट्रांग रूम में जाती है, खुलती है, निर्णय आता है, सब जगह साइन है इनके, ये बताएंगे। और फिर बस अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ईवीएम से हम हारे हैं। देखिए, ऐसा मत करिए, अपनी हार को मानिए, उसमें काम करिए। अब भारत के प्रोसेस को, जो विश्वविख्यात प्रोसेस है, उस पर टीपा किसी करने से आप देश का नुकसान कर रहे हैं, केवल एक छोटा सा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। अच्छा, एक और बात देखिए सुधीर दुबे जी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है जब स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, एक बड़ी सी रैली आप लोगों ने करी थी, कोरोना हो चुका था। कोरोना की वो गाइडलाइन को बहुत भयंकर भीड़ आई थी और स्वामी प्रसाद मौर्य उस वक्त क्या गरजे थे। मतलब ऐसा लग रहा था समाजवादी कार्यकर्ताओं में जोश उस वक्त पूरी तरह से हाई है। कोई उनसे पूछेगा हाउस द जोश, वो जोर से कहेंगे कि हाई सर। तो उन्होंने कहा था कि हम जहां जाते हैं वहां एक तरफा पूरा कर देते हैं खेल, लेकिन हमने यहां पर देखा कि जो वोट बैंक है, वोट बैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां भी आपको काफी डैमेज हुआ है और वो भी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता नजर आया। ये भी वोट बैंक आपका कम हुआ है।
सवाल क्या है आपकी इस बात का? आपका वोट बैंक यहां पर भी कम होते हुए नजर आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के शामिल होने के बाद जो मौर्य समाज और बाकी जो वोट बैंक है वो भी आपका कम हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से जब वोट कम हुआ है तभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना चुनाव हार गए। बात ये नहीं है, जहां तक जनता के जनादेश की बात है, ये भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। हम जनता के जनादेश को हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के स्वीकार करते हैं और जनता ने हमें इतनी सीटें दे करके और मजबूत विपक्ष के रूप में अगर खड़ा किया तो हम 5 साल संघर्ष करेंगे जनता के मुद्दों के साथ। अभी आप बोल रहे थे ये गड़बड़ी है। देखिए, आप समझिए बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि किसानों का इन्होंने बहुत बड़ा भला कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या किसानों का खाद और बीज के समय में तमाम जगह पर लाठीचार्ज हुए कि नहीं हुए? क्या किसानों की आपने खाद की बोरी से 5 किलो खाद चुराई कि नहीं चुराई? हो चुका है ना, मेरे ख्याल से आज मुद्दों पे डिबेट करने की जरूरत नहीं है। वोट हो चुका है ना, जनता ने विश्वास वापस लिए 700 किसानों की उसमें हत्या हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? तो इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में गए। और जहां तक ब्राह्मण अच्छा दुबे जी महाराज, एक बात बताइएगा, आपको नहीं लगता जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं, आप अचानक किसी दूसरे मुद्दे पर ले जाते हैं? यही कमी समाजवादी पार्टी की है कि मुद्दों से हटकर जब दूसरे विषय लाए जाते हैं तो जनता उन्हें नकार देती है। जनता कहती है कि नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों पे काम करती है, मुद्दों पे चुनाव में जाती है। समाजवादी पार्टी कभी मुद्दों से नहीं भटकती। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको मुद्दों से भटकाने का काम करेगी, लेकिन हम मुद्दों पे काम करेंगे। क्या क्या मुद्दे नहीं आए इन चुनावों में? जिन्ना का मुद्दा भी निकल के आया था, फिर गर्मी, मतलब बहुत सारे अलग अलग मुद्दे आए। ये बातें चुनाव के बीच में कौन लाया? नहीं, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। बीच में कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं था। इन्होंने 5 साल के अंदर कोई विकास काम नहीं किया और उसके बाद ये इस तरह की बातें लेकर के चुनाव में आए। गर्मी निकालने वाला बयान किसने दिया था? ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए कि मुद्दों की बात समाजवादी पार्टी करती है और बीजेपी मुद्दे चेंज कर देती है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देखिए, समाजवादी पार्टी शासनकाल में पैरेलल तंत्र बन गया था माफियाओं का। योगी आदित्यनाथ शासन आने के बाद हमने माफियाओं पर बहुत प्रभावी कार्रवाई की और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को सुरक्षा का एक एहसास प्राप्त हुआ, विशेष करके महिलाओं को। मैं याद दिलाऊंगा कि 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड हमने जब अपना संकल्प पत्र में घोषित किया तो उत्तर प्रदेश की जनता का जबरदस्त उत्साह एंटी रोमियो स्क्वाड के प्रति था। अब ये बात विपक्ष नहीं समझ पाएगा कि जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, जिनको छेड़खानी से भय होता था, उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता था, स्कूल छोड़ देना पड़ता था, कितनी लाचारी और बेचारगी होती थी उन पिता के लिए जिनकी बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही होती थी। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सुरक्षा का एहसास दिया और यही कारण है इस बार महिलाओं का बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। लेकिन इन बातों का आकलन अगर समाजवादी पार्टी नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में भी यही दुर्गति को प्राप्त होती रहेगी। वैसे समाजवादी पार्टी को हम फिर कहेंगे वो चुनाव के इन नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करे, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करना, ईवीएम पर सवाल खड़े करना, इन बातों को बंद करके और जो तमाम मुद्दे वो उठाती रही है, जिन मुद्दों पर उनको पराजय हाथ लगी है, अब उन मुद्दों से आगे बढ़ करके नए उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि एक दमदार विपक्ष की भूमिका उनको मिली है तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो एक सकारात्मक विपक्ष के नाते उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो विकास की योजनाएं आगे लेकर के हम जा रहे हैं उसमें आप अपना सकारात्मक सहयोग दीजिए और कहीं किसी प्रकार का कोई सुझाव होगा तो हम उसको सर्वमान्य रखेंगे। हम आपसे सकारात्मक जब सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं तो आपके सुझावों को भी पूरा मान और पूरा सम्मान देंगे। अच्छा शांतनु जी, यानी एक चीज हम समझ गए कि 2017 और 2022 में मुद्दे भले ही बहुत सारे आए लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को भुना नहीं पाया, जनता तक पहुंच नहीं पाया। एक ये कहा गया कि योगी से बहुत नाराजगी है, वो यहां पर पूरी तरह से फेल हो गया। योगी को टारगेट करने का यहां पर पूरी तरह से उल्टा असर हुआ। बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक वो भी उनके साथ में ही रहा। किसान आंदोलन का असर पूरी तरह से यहां पर नाकाम रहा। जाट अस्मिता के मुद्दे का भी असर यहां पर कायम रहा और उधर अखिलेश का MY फैक्टर काम आया। तो मतलब वही पुराने मुद्दे, इसमें कुछ नई चाशनी नहीं घुली है। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा। देखिए भाजपा ने अपना 40% का जो वोट बैंक है वो कायम करा, बल्कि उसमें 1.5-2% की वृद्धि करी। अच्छा। जो अखिलेश का पीक है 30, उससे वो 2% ऊपर चले गए। अखिलेश ने जब सरकार बनाई थी 2012 में, मतलब सरकार मुलायम ने बनाई थी और अखिलेश जी ने पार्टी छीन ली थी, तब 30% वोट था। वो उसको 22 पे पहुंच गए थे पहले, वो 17 में, 22 से वो अपने। आप किस तरह की बातें करते हैं? देखिए आप किस तरह की बातें करते हैं? ये भाजपा का चश्मा कब तक आप लगाए रहेंगे कि मुलायम सिंह जी ने सरकार बनाई थी और अखिलेश जी ने छीन ली थी? किस तरीके की सबको पता है वो माइक छीनता हुआ किसने नहीं देखा।
मुलायम सिंह के हाथों से मुलायम सिंह जी को धक्का देके माइंग सीनता आपने नहीं देखा क्या? आप तो बैठे भी होंगे वहां पे, आप तो बैठे भी होंगे वहां पे, और उसके बाद से आप अपने टर्न पे बोलिएगा ना, आप अपने टर्न पे बोलिएगा ना। और उसके बाद से देखिए अखिलेश 5 चुनाव हार चुके हैं, इस तरह की बातें आप क्यों आप सुनिए तो। और उसके बाद से अखिलेश जब से पार्टी उनके हाथ में आई है 5 चुनाव हार चुके हैं। 14 वो हारे, अर्बन निकाय का चुनाव हारे वो 2015 में, 17 में फिर चुनाव हारे, 19 में फिर चुनाव हारे, 21 में फिर जिला पंचायत का चुनाव हारे और 22 में फिर चुनाव हारे। तो जब से पार्टी हाथ आई है, सुधीर जी पूरा मौका दूंगा मैं, पूरा मौका जवाब दीजिएगा ना तो लोग भी सुन पाएंगे। जब से अखिलेश यादव के से इसके हाथ में पार्टी आई तब से 6 चुनाव लगातार हार चुके हैं। इतनी विफलता मतलब ये केवल कंपटीशन दे सकता है इनको तो कोई राहुल गांधी दे सकते हैं चुनाव हारने का अखिलेश यादव को। राहुल गांधी जी ने कोशिश की थी 2017 में, लेकिन इस बार प्रियंका जी आ गई तो वो कंपटीशन देंगे। देखिए हाँ, वो 6, 6.5, 7% वोट शेयर था, वो 3% पे आ गया, 7 सीटें थी वो 2 पे आ गई। तो अब लेकिन अभी भी कांग्रेस में मान नहीं रहा है कोई कि ये उनके नाम पे फोड़ा जाए। देखिए अब मैं आपको मौका देता हूँ, प्लीज आप अपनी बात बोल दीजिए। कोई बात अगर आप गुप्ता जी को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पिछला जब चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जनादेश का अपमान किया था, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था, यह शांतनु गुप्ता जी को दिखाई नहीं देता। सुधीर भाई देखिए, अखिलेश यादव जी की बात है, अखिलेश यादव जी ने 2017 से पहले कितना संघर्ष किया था, किस तरह से लोगों के बीच में गए थे, और उसके बाद वो सरकार बनी और सरकार के मुखिया वो बने। आप इस तरह की बातें करके ये कब तक आप भाजपा का चश्मा लगाए रहेंगे? आप देखिए, मेरी बात को भाजपा का चश्मा बोलिए, इसका चश्मा बोलिए। सबको पता है कि पहले 2-2.5 साल तो 5 मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी की बात तक नहीं सुनी जाती थी, फिर उन्होंने पार्टी छीनी अपने हाथ में, पार्टी चाचा जी को बाहर निकाला, चाचा जी को बाहर निकाला, पिताजी को धक्का दिया। किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है? 10 मंत्री हार गए और इनके उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। आप इसका विश्लेषण क्यों नहीं करते? मैंने 2 सुबह चैनल में करा उसका विश्लेषण, कैसे हारे। देखिए, मंत्रियों के हारने की एक प्रथा पुरानी है। सरकार थी, इतनी अच्छी सरकार चली है, तो फिर क्यों हार गए 10 मंत्री? देखिए, भाजपा ने 50-60 सीटें खोई हैं, उसमें 50-60 सीटों में वो 10 मंत्री भी हारे हैं। मंत्री को हर समय, हिमांशु भाई, अपने क्षेत्र में जाने का समय कम मिलता है। और सुधीर दुबे जी, ये भी अच्छा है कि वहां पर मशीनें सही काम कर रही थी। हाँ, वहां पे मशीनें सही काम कर रही थी, ये सही नहीं, ये भी अच्छा है कि वहां मशीन। देखिए आप इस तरह के चीजों को घुमा नहीं सकते। अरे मैंने तो देखिए एक छोटी सी बात बोली, जो आपने शुरुआत में कहा था उसी को मैं आगे बढ़ा दी मैंने। नहीं, सच्चाई से हम कब तक भागेंगे? सच्चाई से कब तक हम या आप? नहीं, हम तो सच्चाई के साथ हैं। और जो ऑडियो चल रहा है, उस ऑडियो में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से बिहार के अंदर मशीनों की अदला बदली हुई और किस तरह से ऑडियो कौन जारी करेगा, मतलब सामने से पता लग रहा है कि किसका इंसेंटिव है वो ऑडियो जारी करने का। वो समाजवादी पार्टी ने जारी करा, साफ पता लग रहा है। उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो जाएगी। सुधीर दुबे जी एक काम क्यों नहीं करते हैं? जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो ऑडियो लेके चले जाइए एक बार कोर्ट में। बिल्कुल चले जाइए, बिल्कुल जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, यही तो बात है। अब आपको कोई बोले कि चले जाइए तब आप जाएंगे। आप अपनी तरफ से अगर इनिशिएटिव लें तो फिर उसके परिणाम भी निकलेंगे। उसका सबसे पहले इनिशिएटिव समाजवादी पार्टी ने लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करके ये मांग की है चुनाव आयोग से, और माननीय उच्चतम न्यायालय से ट्वीट के नेता कब तक बने रहेंगे? इसकी जांच होनी चाहिए। यादव जी से बोलिए, ट्वीट आपकी राजनीति को एडअप करता है, ट्वीट की राजनीति नहीं करते। 5 साल में अगर अखिलेश यादव एक नए नेता हैं, जवान नेता हैं, अगर मुझे उनको सलाह देने को मिले, मैं ये कहूंगा कि केवल घर से बाहर निकलिए, मिलते रहते हैं, उनको सलाह जरूर दीजिए। देखिए, आपको पता होगा, देखिए मेरा तो काम है, देखिए मैं तो अपनी तरफ से बात रख सकता हूं, जो जनता में फीडबैक देती है वो आप तक, इसीलिए मैंने आप तक पहुंचाया। आप कहेंगे बता दूंगा कि आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक आंकड़ा देना चाहूंगा। बिल्कुल। इस समय 17वीं लोकसभा के सांसद हैं वो आजमगढ़ से। आपको पता है उनकी अटेंडेंस कितनी है? उनकी अटेंडेंस है 33%। मतलब वो लखनऊ से अपने हाईवे पे बनाए हुए 5 घंटे जाके दिल्ली नहीं जा सकते। मतलब राहुल गांधी से भी कम अटेंडेंस किसी की हो सकती है? राहुल गांधी की 50% अटेंडेंस है, अखिलेश यादव की अटेंडेंस 33% है। वो लंदन में ज्यादा पाए जाते हैं और भारत में कम। हाथरस के समय जब हर व्यक्ति लंदन में पार्लियामेंट की साइड से चेक करके बोल रहे हैं, सबसे लेकर सड़कों तक उतरकर संघर्ष करता है। और वो अकेला नाम है राहुल गांधी। चाहे किसानों के मुद्दे पर पार्लियामेंट भी जाए ना, फिर पार्लियामेंट में क्यों 50% जाते हैं? शांतनु जी, सुनिए मेरी बात। आप हमें आईने दिखाने से पहले भाजपा को आईने दिखाइए कि भाजपा के कितने क्रिमिनल सांसद संसद के अंदर बैठे हैं। दूसरी बात, आप विपक्ष की वहां पर कितनी सुनते हैं?
जरा वो भी तो रिकॉर्ड दिखाइए ना। संसद में जिस तरह का आतंक या जिस तरह की निरंकुशता आज भाजपा दिखा रही है, जो विपक्ष की आवाज को हर मोर्चे पर कुचलना चाहती है, उसमें आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। विजय कौशिक जी, देखिए इतने सारे मंच हैं, आपके नेता तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। मुझे एक बात बताइए, जनता के बीच अपनी आवाज क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं आपके नेता? आपके नेता बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया में तो आइसक्रीम का फोटो डाल रहे हैं डक खाते हुए। जब जनता के दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर आपको राम मंदिर बनवाना है तो भाजपा को वोट दे दीजिए, अगर आपको मुसलमानों का राज खत्म करना है इस देश में तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर आपको अपनी बहन बेटियां सुरक्षित रखनी है तो भाजपा को वोट दीजिए। तो कौन सा ऐसा हिंदू है जो अपने परिवार को बचाने के लिए या अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भाजपा को वोट नहीं करेगा? आप उनसे वादे कीजिए ना, आपके वादे जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, आप इस बात को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और खुद में सुधार की जगह आप सामने वाले की कमियां देख रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। जनता पर विश्वास आपको जगाना होगा। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत से आरोप लगते हैं कि डर का माहौल बना के, ध्रुवीकरण करके आप जनता का वोट पा रहे हैं। अच्छा, जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि हिजाब का मामला कहां चला गया? अरे मैं हिजाब पे जाऊं क्यों? अभी मैं हिजाब पर जाऊं क्यों? मैं तो अभी आपसे जो बात कर रहा हूं कि वोट परसेंटेज कहां गए आपके, मैं ये पूरे आंकड़े खंगाल रहा हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे। 4-5 पन्नों का डाटा लेके बैठा हूं, एक एक पन्ना सरका रहा हूं, कोई सा भी वोट परसेंटेज 3 से आगे नहीं बढ़ा आपका। हर जगह 1-1-1-1-1-1-2, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई। पत्रकारिता को सलाम करता हूँ। हाँ, कि इस तरह के आंकड़े लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, मैं ये आंकड़ा इसीलिए लेकर आया हूं ना क्योंकि वो आप तक पहुंचे। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए कि जनता में डर का माहौल बनाकर आप वोट लेते हैं, ये आरोप है। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि आप ये तू मैं बंद कर देनी चाहिए। जनादेश को आप स्वीकार अभी भी नहीं करेंगे तो और दुर्दशा को शिकार होंगे। जो जनादेश जनता का है, जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है और जनता के जनादेश को अभी भी आप समझना नहीं चाहते हैं। आप भी एक बार कहेंगे कि ईवीएम को टेम्पर कर लिया, कहेंगे आपने पुलिस प्रशासन ने निष्पक्षता का पालन नहीं किया, अब कह रहे हैं कि आपने डर दिखा करके वोट कर लिया, राकेश जी सुन रहे थे आपको, वोट ले लिया। कौशिक जी, राकेश जी सुन रहे थे आप, उनका सुन लीजिए। आप जनता के बीच में अपने मुद्दे लेकर के गए, आपके मुद्दों को जनता ने पसंद नहीं किया। हम मानते हैं कि हमारे मुद्दे जनता ने स्वीकार नहीं किए, हम तो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो बताएंगे कि जनता आखिर किन जुमलों में बह गई, जनता आखिर भाजपा की किस साजिश का शिकार हुई, हम ये भी तो बताएंगे ना। आपके केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चलाता है, बिल्कुल बताइए, आप बिल्कुल साजिश बताते रहिए, साजिश बताते रहिए, लेकिन पार्टी के अंदर जो आपके साजिश हो रही है ना आपके पार्टी के खिलाफ, आपके 97% आपके जो है कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है, इसका जश्न मनाइए। आप ये षड्यंत्र ढूंढते रहिए, पार्टी के भीतर बैठ करके आप आत्मावलोकन मत करिएगा, आप ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करते रहिए। आप निश्चित रहिए 100% रिजल्ट पहुंचेगा आपका, आप 100% जमानत जब्त कराने के रिकॉर्ड, क्योंकि आपको अभी 97% से संतोष नहीं हुआ है। मैं कठोर बातें नहीं कहना चाहता था, मैं बहुत विनम्रता से फिर अनुरोध कर रहा हूँ, जनता जनार्दन के जनादेश को सर माथे रखिए, जो भी गलतियां आपसे होना है उसकी समीक्षा कीजिए। हम इतनी बात कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको करने के लिए जनादेश दिया है और हम अपने काम पर लग चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश में जनता को सेंटर पहुंचाएं, हम इस अभियान के साथ जुड़ गए, हम इस अभियान के साथ जुड़ गए कि किसानों को कैसे मुफ्त बिजली उनकी सिंचाई के लिए दें, हम इस अभियान के साथ जुड़ गए हैं। हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमने अब योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दिया है। अच्छा ठीक है, आपने योजना, कौशिक जी बहुत शॉर्ट में बताइएगा, कौशिक जी बहुत शॉर्ट में बताइएगा मुझे, कौशिक जी बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, कौशिक जी शॉर्ट में बताइए, अब आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। हमारा बिल्कुल बड़ा सीधा सा मुद्दा है, हम अपने उन्हीं मुद्दों पर स्टैंड करेंगे जो हमने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रखे थे। और आज ही मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन जनता हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के नाम से झुक जाएगी, जब उन्हें लगेगा कि देश देखिए नहीं बनने वाला यही तो मुद्दा था आज का, समझिए ना, यही तो मुद्दा था कि जनता के बीच में पकड़ बनानी थी, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा था वो आपके लिए ही नुकसानदायक हो गया और बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और यहां पर